नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सन 1853 में विकास और परिवर्तन की एक बयार बही थी। जी हां, एक नया रूप दिखा था। 35 किलोमीटर का एक सफर पटरियों पर पूरा किया गया था। जी हां, 2 इंजनों की मदद से यह सफर हुआ था मुंबई से थाने के बीच में। आप समझ गए होंगे, यह है भारतीय रेलवे। और आज तकरीबन 163 साल के बाद मात्र 100 मिनट में तकरीबन 164 किलोमीटर का सफर तय किया गया दिल्ली से आगरा की तरफ। ट्रेन का नाम था गतिमान एक्सप्रेस। जी हां, अब एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है भारतीय रेल नेटवर्क। आज भारतीय रेलवे पर हम बात करेंगे, कितनी अपनत्व के साथ ये हमारे लिए आई है, कितनी सुविधाएं लेकर के आई है और इतने समय में क्या परिवर्तन हुए हैं, आने वाले समय में और हमारे लिए क्या तोहफा है भारतीय रेलवे के पास। आज गुड इवनिंग इंडिया में इन्हीं सब पर होगी चर्चा। और हमारे बात हेल्थ सेगमेंट की अगर करें तो ऑस्टियोपोरोसिस पर भी करेंगे। आज हम बात क्यों होती है ये बीमारी, क्या है इसके कारण और कैसे बचा जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस से। हेल्थ सेगमेंट में बात होगी आज इस पर भी। तो पहले शुरुआत करते हैं भारतीय रेलवे के सफर की। आज हम बहुत ही खुशी के साथ ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। वी हैव अनिल कुमार सक्सेना विद अस। आप भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू। मैं इतिहास की बात कर रही थी, 163 साल की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आप कहां पाते हैं भारतीय रेलवे को? देखिए, इस 163 साल के इस लंबे सफर में हमने भी काफी मुकाम हासिल किए हैं, मंजिलें पूरी की हैं और आज एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में हम खड़े हो गए हैं। आज देश की जीवन रेखा या लाइफ लाइन के रूप में हम जाने जाते हैं। आज देखिए, आज पर डे हम 21,000 ट्रेनें चलाते हैं, जिसमें मालगाड़ियां भी हैं और यात्री गाड़ियां भी हैं। इसके साथ ही करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग प्रतिदिन हमारी ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। और साल भर में हमें दुनिया की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा जनसंख्या के बराबर लोग हम साल भर में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। आज हमारा जो नेटवर्क है, किलोमीटर में कहा जाए तो यहाँ से चांद के बीच में हम 2.5 गुना की दूरी तय कर सकते हैं, इतना लंबा आज नेटवर्क है। क्या बात है। और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क सिंगल मैनेजमेंट के तहत माना जाता है। सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं हम, 13 लाख हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और लगभग 13 लाख ही हमारे पेंशनर्स भी हैं। तो एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में और एक देश की जो मूलभूत आर्थिक संरचना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके हम एक बहुत बड़े आधारभूत स्तंभ हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी जो है वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी डिपेंड करती है। बिल्कुल। और जैसा अभी आपने सुना भी, तकरीबन 2.25 करोड़ लोग 24 घंटे में सफर करते हैं भारतीय रेल के माध्यम से। कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यही वजह है कि एशिया में भारतीय रेलवे सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में सामने आई है। विश्व में तो भारतीय रेलवे की पहचान है ही। भारत की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी भारतीय रेलवे के इस काम को, उनके योगदान को सराहा है। अगर इसी साल की बात करें तो पिछले दिनों 15 अगस्त के दिन ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे को सराहा था। रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज 1 मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। आज हम रेलवे में, आप देखते होंगे हमारा काम की रेंज क्या है। एक तरफ रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। जी हां, जन जन से जुड़ा है भारतीय रेलवे और इसीलिए छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़े से बड़े अरेंजमेंट की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे बहुत आसानी से वो कर देता है। फिर भी विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम परिवर्तन की कामना करते रहते हैं। अनिल जी, रेलवे में अब भी
पुनः संरचना की बात हो रही है, रिफॉर्म्स लेकर आए जा रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं और आपको लगता है ये कारगर साबित होंगे? देखिए, अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का क्लिपिंग हमको सुनाई। माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं जी। वो समझते हैं कि रेलवे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश के विकास के लिए। हमारे माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और एक बड़े विजन के साथ उन्होंने रेलवे के काम को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में हम सब लोग बहुत गैल्वेनाइज्ड हैं। उन्होंने पूरे रेलवे मिशनरी को गेयरअप किया है और सब बहुत एंथुजियास्टिक और एक्साइटेड होकर काम कर रहे हैं। रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एजेंडा था। उसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत दूरदर्शिता चाहिए और बोल्ड स्टेप्स लेने का साहस होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। तो माननीय रेल मंत्री जी ने वो बीड़ा उठाया और रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग के कई एस्पेक्ट्स को उन्होंने अनाउंस किया और इम्प्लीमेंट किया। रीस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने सबसे पहले हमारा जो रेलवे बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने कई मेंबर्स के नाम बदले, उनके जुरिसडिक्शन बदले, ताकि हमारे यहाँ जो काम है और बेहतर कोऑर्डिनेशन और तालमेल के साथ हो सके। हमने नए नए डायरेक्टरेट्स बनाए। हमने नॉन फेयर रेवेन्यू का नया डायरेक्टरेट बनाया। हमने मिशन रफ्तार के लिए एक डायरेक्टरेट ऑफ मोबिलिटी बनाया। हमने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट लाया जो रेगुलेटर के रूप में काम करेगी। हमने जो बहुत सबसे बड़ा काम किया कि जो हमारे फील्ड फंक्शनरी हैं, डिवीजन रेलवे मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स, उनको ज़्यादा पावर डेलीगेट की, डिसेंट्रलाइज की पावर को रेलवे बोर्ड से, ताकि फास्ट डिसीजंस लिए जा सकें, फास्ट ट्रैकिंग हो सके हमारे डिसीजंस की और इम्प्लीमेंटेशन की गति। साथ ही साथ हमने उनको अकाउंटेबल बनाया, तो की रिजल्ट एरियाज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद इस तरह बहुत सारे मेजर्स जो रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चरिंग के हैं वो लिए और कई कमिटीज बातों की रिकमेंडेशन करती रहीं, सालों साल इसके बारे में बात होती रही। पहली बार उन विषयों पे काम हुआ है, पहली बार उस पर हमने कदम रखे हैं और साहस दिखाया है, क्योंकि कई सालों से कई रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की डिजायरेबल थे, जरूरत थी, ताकि सिस्टम को हम एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम तक बनाने के लिए, हमारी डिलीवरी को वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जाने के लिए हमको वो स्तर चाहिए था, वो रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए थी, वो रिफॉर्म्स चाहिए थे। बिल्कुल, तो अगर आप स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेते हैं, आपका कदम मजबूत हो जाता है, तो अगला कदम जो आप उठाएंगे वो मजबूती से आगे आप रख पाएंगे। बिल्कुल, ये बात हो गई रिफॉर्म्स की, रीस्ट्रक्चरिंग की। यहाँ पे प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाती है। जैसे आपने बताया कि 22,000 ट्रेन चलती हैं पर डे, तो कितनी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या प्रोडक्शन को लेकर यहाँ कितना मजबूत हुआ है भारतीय रेलवे? हाँ, देखिए, हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हमारे लोको कारखाने हैं, इंजन के कारखाने हैं, हमारे कोचेस के कारखाने हैं, हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। उनमें नए नए किस्म के कोचेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं। आपने अगर सुना हो नाम, हमने एक महामना एक्सप्रेस चलाई थी जो बनारस और दिल्ली के बीच में चलती है, वो मॉडल रेक्स के साथ चलाई है। हमने अपने जो कई सालों के जो कन्वेंशनल कोचेस थे उनको रीवर्क किया, उनमें बेहतर फैसिलिटीज़ दी हैं, उसमें एलईडी लाइटिंग है, उसमें एस्थेटिक्स इंप्रूव किए हैं, उसमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें डस्टबिन्स हैं, बेहतर फायर एक्सटिंग्विशर हैं, बेहतर कुशन्स हैं, चढ़ने की जो सीढ़ियाँ हैं वो बेहतर की गई हैं। एक सब मॉडल रेक तैयार करके वो इंट्रोड्यूस किया है। हमारे जो लोको इंजन्स हैं, हम उनकी स्पीड जो है अभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम है, हम उनको 200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। वो उस पोटेंशियल तक अपने रोलिंग स्टॉक को, मतलब इंजन और कोचेस को उस लेवल तक ले जाने की तैयारी में लगे हैं। तो अब हमने जो हमारे जो एक जर्मन डिज़ाइन के कोचेस बहुत साल पहले आए थे, LHB, पहले वो AC क्लासेस के थे, अब हमने नॉन AC क्लासेस में भी उन डिज़ाइन के कोचेस इंडिजिनसली बनाना शुरू कर दिया है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें हर फील्ड पे हम ये अग्रसर हैं। अगर आपको मैं इस बारे में बात करूं कि हमने 2 नई लोको फैक्ट्री के लिए करार किया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, FDI और PPP के थ्रू वो आ रही हैं। एक है मरहोरा में डीजल कारखाना इंजन का और एक मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल लोको का कारखाना। ये स्टेट ऑफ द आर्ट और 10,000 हॉर्स पावर और 12,000 हॉर्स पावर के इस किस्म के इंजन बनाने की बात है, क्योंकि हम अपना एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ला रहे हैं जिसमें हम हाई स्पीड की मालगाड़ियां चलाना चाहते हैं। हमें उसके लिए बहुत हाई स्पीड लोकोस चाहिए, तो हमने वो फैक्ट्रियां जो हैं उनके लिए करार किया और करीब 40,000 करोड़ का वो FDI और PPP का इन्वेस्टमेंट है। सक्सेना जी, यकीनन सोच बहुत दुरुस्त है
और कागजों पर ही ये नहीं है, ये आगे बढ़ती हुई दिख भी रही है। भारतीय रेलवे में जो परिवर्तन आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, भारत के कई ऐसे दुर्गम इलाकों की बात करते हैं जहां अभी नहीं पहुंच पाई है भारतीय रेलवे, वहां के लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए क्या तोहफा है? देखिए, जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट हमारी वर्तमान सरकार की टॉप मोस्ट प्राथमिकता में है कि वहां पर पूरा विकास किया जाए, वहां पर डेवलपमेंट की रोशनी पहुंचाई जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और रेलवे भी इस काम में पीछे नहीं है। रेलवे ने भी सरकार की इस प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकता बनाया है और नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, हमने उसका अमाउंट बहुत बढ़ाया है। और हमने माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 2019-20 तक हम उसकी सारी स्टेट कैपिटल्स को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे। अभी हम त्रिपुरा को लाए, हम अरुणाचल प्रदेश को लाए, मिजोरम की कैपिटल को जोड़ने के लिए फाउंडेशन किया, हमने लमडिंग सिलचर की लाइन लाए जो बराक वैली असम को जोड़ती है। हमारा बोगी बिल जो असम का बड़ा ब्रिज है, उस पर बहुत तेजी से काम एक्सपीडाइट किया है, कई दिनों से वो अटका पड़ा था। हमारी वहाँ पे जो ब्रॉडगेज का जो नेटवर्क है, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले साल मतलब हमारे पिछले 2 वर्षों में 545 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन नेटवर्क हमने बिछाया है। इसके पहले ये एवरेज जो है 110 किलोमीटर हुआ करता था। तो क्वांटम जंप है, पैराडाइम जंप है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में। हमारी वहाँ लगभग करीब 38 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन कन्वर्ट करना रह गई है। सारा नैरोगेज हमने कन्वर्ट कर दिया है, केवल 35 किलोमीटर बचा है जो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रॉडगेज में। तो नॉर्थ ईस्ट को पहला तोहफा कौन सा मिलेगा आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर चलें तो? देखिए, हमारी एक मिजोरम की कैपिटल को जुड़ना है, त्रिपुरा की कैपिटल को भी हमने जोड़ा है, और एक मणिपुर की को तक लाइन ले जानी है। और हमारे असम में जो ये बोगीबिल ब्रिज है, इससे असम का दूसरा हिस्सा बहुत फास्ट जुड़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ पैरेलल चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। अभी हमने काफी बदल दी है। पैरेलल चल रहा है और इस प्रोडक्शन में ग्रीन इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है, जो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। ग्रीन इनिशिएटिव भारतीय रेलवे में किस रूप में आप ले रहे हैं? जी, इसके पहले मैं ग्रीन की बात करूं, आपने जम्मू कश्मीर की भी एक बात पूछी थी। जम्मू कश्मीर में तो हम रेल ले ही आए हैं जी। हमने एक बहुत बड़ी टनल बना के उस रेल को हम बानीहल तक ले आए, वो भी ऐतिहासिक है। अब हमको उधमपुर, इधर कटरा को हम रेलवे मैप में ले आए, जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा अब आ गए। वैष्णो देवी हमारा आसान हो गया, कटरा तक आप पहुंच जाइए बिल्कुल, फिर वहां से आपको बस यात्रा प्रारंभ करनी है। अब हमारा कटरा से बानीहाल का एक सेक्शन बचा है जो बहुत दुर्गम है, इसमें बहुत कठिनाई है, बड़ा चैलेंजिंग है, उस पर भी काम चल रहा है। उसमें एक चेनाब नदी है, उस पर रिवर बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना रहे हैं हम, और वो इंजीनियरिंग मार्वल होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जब वो ब्रिज बन जाएगा तो दुनिया के लोग वो इंडिया को जैसे ताजमहल के नाम से जानते हैं और दूसरे कई आइकॉन से जानते हैं, चेनाब ब्रिज भी ऐसे ही एक आइकॉन जुड़ जाएगा। ट्रैक को लेकर चर्चा भी बहुत रही थी कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ परेशानियां आ रही हैं। वो सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। कुछ अलाइनमेंट के इश्यूज थे, वो सारे एड्रेस कर लिए गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स लोगों से सलाह लेके, और वो काम अब पूरी गति पे चल रहा है। तो अभी हम कटरा तक आ गए हैं, उधर कश्मीर वैली में आपका बारामूला से बानीहल तक आ गए हैं। बीच का ये थोड़ा सा करीब 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जब ये जुड़ जाएगा तो श्रीनगर डायरेक्ट ब्रॉडगेज रेलवे मैप में आ जाएगा। बाहर बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, अगर कटरा तक की बात करें, बनिहाल की बात करें, ट्रेन के भीतर की अगर बात करें तो भीतर के दृश्य भी खूबसूरत हो जाएं स्वच्छता को लेकर, तो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग? देखिए, क्लीनलीनेस जो है माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, और रेलवे जब ये क्लीन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ तो हमने सबसे पहले 2 अक्टूबर 2 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान को हमने बड़े पैमाने पे हमने ज्वाइन किया। सारे स्टेशनों पे हमने ये अभियान किया। हमने एक सेपरेट एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट क्रिएट किया, एक सेपरेट हाउसकीपिंग डायरेक्टरेट क्रिएट किया जो इस पे डेडिकेटेड होगा। हमने क्लीनलीनेस की बिल्कुल इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार करी। हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट देखते थे, उसमें तालमेल और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहते थे। हमने उसको सेटल करके एक इंटीग्रेटेड क्लीनलीनेस कैंपेन की हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बना दिया। हमारे कई हमने इनिशिएटिव लिए, आप जानते हैं, तो क्लीन कोच क्लीन माई कोच सर्विस है, आप SMS डाल दीजिए आपका कोच हो जाएगा। इसके बारे में भी आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी, क्लीन माई कोच सर्विस ये इस पे काम किस तरह किया जाता है? नहीं, इसमें आपको एक नंबर हमारा पब्लिक डोमेन में है, उस पर अगर आप SMS डाल देंगे, अपना PNR लिख के या कोच की पोजीशन बता देंगे, तो हमारा जो जहां ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस का जो स्टाफ है
वो आके कोच को अटेंड कर लेगा। अगर उस ट्रेन में अगर OBHS का स्टाफ नहीं है तो नेक्स्ट स्टेशन पे उसको अटेंड कर लेंगे। इसके साथ हमने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज को हमने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया है। जो आपके लिनन होती है, जो तकिया और चादर जिसके लिए सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, वो अब मैनुअली धुलाई नहीं होती, कम करते जा रहे हैं। अब 50% हम मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री से धो रहे हैं और धीरे धीरे ये फेजेस बढ़ाते जा रहे हैं, लॉन्ड्रीज बढ़ाते जा रहे हैं और ये करेंगे। हमारा बायो टॉयलेट एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। जो हमारा डिस्चार्ज जो पटरियों पे गिरता था और डर्टी गंदगी फैलती थी और हमारी पटरियां भी कोरोजन होता था, तो बायो टॉयलेट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो डिस्चार्ज जो है नीचे नहीं गिरता है और सफाई में बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बायो टॉयलेट की चर्चा की, वो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी भी हमने गति बहुत बढ़ाई है इंस्टॉल करने की। और हमने जो उसका टारगेट पहले 2022 में था कि पूरा करेंगे, उसको हमने प्रीपोन करके 2019 तक कर लिया है। हमने स्केल अप किया हुआ है। सभी रेलगाड़ियों में बायो टॉयलेट्स हो जाएंगे 2019 तक। बहुत खूब। तो ये हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। इसके बाद हमारा क्लीननेस में एक इशू रहता है, स्टेशन की क्लीननेस, हमारे कोचेस की। तो हमने मैकेनाइज्ड क्लीनलीनेस अभियान शुरू किया कोचेस वगैरह की। उसके लिए मशीनें अच्छी नई इंस्टॉल कर रहे हैं, मॉडर्न मशीन्स, ताकि कोचेस वगैरह बढ़िया क्लीन हो। और देखिए, सफाई का जो अभियान है वो दो तरफा है। बिल्कुल। रेलवे प्रशासन भी रुचि ले और जो यूजर हैं, रेलवे यूजर्स, वो भी रुचि लें। हम मिलजुल कर ही इसको सक्सेस बना सकते हैं। और हम ये अपील भी लोगों से आपके माध्यम से भी करना चाहेंगे कि आप हमें सहयोग दीजिए। हम आपके लिए सफाई के लिए प्रयत्न करने को तैयार हैं, आप भी हमारा सहयोग कीजिए, तो मिलजुल के हम सब सफाई रख सकते हैं। जैसा जिक्र भी किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कि अगर स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, ये सपना हम देख रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वक्त निकालना होगा। भारतीय रेल स्वच्छ रेल के लिए भी ये सपना अगर हम देख रहे हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी होगी। भारतीय रेलवे हमारे साथ खड़ा है। जैसे क्लीन माई कोच सर्विस की बात हो रही है, आप SMS करके तो देखिए, आपको सर्विस नहीं मिल पाती है तो समस्या का समाधान भी हो सकता है। ऐसे ग्रीवेंसेस जब आते हैं सक्सेना जी, तो उनकी कहां कॉल अटेंड की जाती है? देखिए, आपने ग्रीवांसेस की बात करी। माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हमारा हम लोगों की पूरे बोर्ड को बहुत ताकीद करते रहते हैं कि पब्लिक ग्रीवांसेस, पब्लिक सजेशन, पब्लिक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसका तो बहुत व्यापक मशीनरी क्रिएट करी है। हमारे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, एक 138 का नंबर है, और साथ में हमने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया। हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा यूट्यूब अकाउंट, इन सब पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ग्रीवांसेस को हमने रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व करने का बीड़ा उठाया है। लेकिन 138 नंबर जो है पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, पहले इंक्वायरी के लिए प्रयोग होता था, अब उसमें कंप्लेंट भी लॉन्च हो जाती है। नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो 139 नंबर है जी। हमने इसके लिए एक अलग से नंबर लॉन्च किया है। अच्छा। लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जी। तो वो 139 है जो इंक्वायरी का नंबर है, और ये 138 नंबर है जो हेल्पलाइन है। आपके कोच में पानी नहीं है, आपको लिनन ठीक नहीं मिल रही, आपके बाथरूम लीक हो रहा है, कोई भी इशू है जो आपके संबंधित, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपना PNR वगैरह देके, और उसका रियल टाइम बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। ये 24/7 काम करता है? 24/7 काम करता है। हमारा ट्विटर अकाउंट रेल मिन इंडिया, माननीय रेल मंत्री जी खुद ट्विटर से भी, उनका अपना अकाउंट है, उस तक पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड इट इज ही आल्सो कीप्स मॉनिटरिंग एंड सीइंग। हम रोज वो हमसे रिपोर्ट लेते हैं कि हमने कितनी ग्रीवांसेस एक्सेप्ट रिसीव करी और कैसे उनका रिड्रेसल किया, कितने टाइम में किया। तो वो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम जनरेट करते चलते हैं ताकि हम करेक्टिव मेजर्स भी ले सकें। कहीं से कंप्लेंट किसी विषय पे ज्यादा आ रही हैं तो उसको हम उसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी करें कि ये रेक्टिफाई भी हो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। समस्या जो आती है सफाई को लेकर आती है और खान पान को लेकर आती है ज्यादातर। ऐसे में कैटरिंग की पिछले कई सालों से भारतीय रेलवे में मुद्दा रहा, प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, फिर बात हो रही है कि IRCTC ले रहा है इसको वापस। तो कैटरिंग को लेकर, खान पान को लेकर आप कितने सजग हो रहे हैं? आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि केटरिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या है, खान पान। और ट्रेन में सफ़र करने वाले अक्सर इस किस्म की शिकायतें करते रहते हैं कि क्वालिटी नहीं है अच्छी, ताज़ा नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, वॉट एवर इट इज़। तो इसको भी बहुत गंभीरता से लिया गया है और हमने कैटरिंग की पूरी एक नई पॉलिसी प्रस्तुत की है। जैसे कि आपने बताया, उसमें सबसे पहले तो निर्णय हमने लिया कि इसको ग्रेजुअली हम रेलवे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हमारी PSU है उसको हम ये वापस देंगे विद सर्टेन कंडीशंस कि हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है क्वालिटी का बहुत बेहतर बने। इसके बाद हमने ई-कैटरिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ई-कैटरिंग में यह है कि आप और कैटरर दोनों आमने सामने हैं, आपके पास चॉइस है, आपके पास रेट्स हैं, आप ई-कैटरिंग में बुक करिए और खाना आपकी बर्थ पर
पहुंच जाएगा। ई कैटरिंग से आपका रोल कम हो जाता है, लेकिन अगर हम रेलवे की बात करते जी। हैं तो वहां खाने को लेकर उसका पैमाना किस तरह आंका जाता है? क्या ऑब्जर्व किया जाता है नहीं, स्वच्छता? बिल्कुल हाँ, इसको हमने केटरिंग को एक तो सबसे पहले हमने आईआरसीटीसी को वापस देने का निर्णय लिया। इसके बाद हम अपने पूरे मेन्यू और पूरे रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज कर रहे हैं जी। कि कैसे कैसे उसको में बदलाव लाएं। हमने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रांग किया है। देखिए सारी प्रॉब्लम आती है कि सुपरविजन और मॉनिटरिंग स्ट्रांग नहीं होता, और इसलिए जो कैटरिंग की जो समस्याएं हम सुनते रहते हैं, हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करा रहे हैं कैटरिंग का, कि हम और आप तो बायस्ड हो सकते हैं, एक तीसरा पार्टी जो होगी निष्पक्ष पार्टी, वो ऑडिट करे और हमें बताए कि कहाँ हमारी कमियां हैं और उसको हम करेक्टिव मेजर्स लें। फिर हमारे पिनल एक्शंस को हमने बढ़ाया। जो पिनल एक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्टर्स पे, जो कैटरर्स हैं, उसको हमने स्केल अप किया है। और अगर आप पिछले साल का डाटा मुझे ऑफेंड याद नहीं है, हमने कई लोगों को उनकी कमियों पर, लोगों की शिकायतों पर पिनलाइज किया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तभी तो डिटरेंट के रूप में काम करता है, लोग बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। सक्सेना जी, लालच खत्म नहीं होती है। T3 टर्मिनल जब देखा तो ऐसा लगा कि ऐसा भारतीय रेलवे स्टेशन क्यों नहीं हमें देखने को मिलता है? क्या ये सपना सच हो सकता है? बिल्कुल सच होगा, और मुझे ये बात बताने में खुशी हो रही है कि माननीय रेल मंत्री जी ने स्टेशन रीडेवलपमेंट, इसको भी बहुत प्रायोरिटी पे रखा है। पहली बार हमने अपने सारे ए और A1 कैटेगरी के 408 स्टेशंस को रीडेवलपमेंट के लिए ओपन करके वेबसाइट पे डाला है कि जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हों, एज इज देयर इज बेसिस पे स्विस चैलेंज मेथड एक नया कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पे उनको पीपीपी मॉडल पे हम डेवलप करना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू कर दिया है, गाइडलाइंस दे दी हैं, सारे स्टेशनों के पैरामीटर्स डाल दिए हैं साइट पे। और इसके पहले हम कुछ 7 स्टेशनों पे काम पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। उसमें हबीबगंज, भोपाल में एक स्टेशन है हबीबगंज का जी। ऐसे हमारे आनंद विहार है, यहाँ बिजवासन है, सूरत है, गांधीनगर है, यहाँ पर हमारा अलग स्टेशन डेवलपमेंट काम चल रहा है। और जो आप T3 की बात कर रही हैं, उसी किस्म का एक करार हमने हबीबगंज के लिए कर भी लिया है। क्या बात है। और उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया है कंपनी को, और उसमें वही सुविधाएं होंगी। अराइवल अलग होगा, डिपार्चर का सेग्रीगेशन होगा, लॉन्जेस होंगे, रेस्ट रूम होंगे। कब तक असर दिखना शुरू होगा? हाँ, ये उसको जो करार है वो 3 साल का एग्रीमेंट है। उसमें आपका मार्केट एरिया भी होगा, रेस्ट रूम भी होंगे, लॉजिंग की फैसिलिटीज होंगी, और अराइवल डिपार्चर सेग्रीगेशन होगा। डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पेशल सुविधा होगी, डिफरेंटली एबल्ड लोग आसानी से आ जा सकें, सीनियर सिटीजन के लिए सुविधाएं होंगी। वो मतलब वो पूरी कायाकल्प जो है उसके लिए, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ स्टेशन रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमने उसके लिए बना दी है। तो ये भी अपने आप में काम आगे कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन हम अपने यहाँ भी देख सकेंगे। आमीन कर देते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। एक सपना देखा है भारतीय रेलवे ने, और आज उस सपने की रूपरेखा हम सबने देखी है। मान ये सकते हैं कि आने वाले 3-4 साल के बाद भारतीय रेलवे का एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा, और भारतीय रेलवे के दौरान, यहाँ इस यात्रा के दौरान हमें कितने और खूबसूरत अनुभव होंगे, कितनी और खूबसूरत यादें जुड़ेंगी, इसकी कल्पना शायद हम कर भी नहीं सकते हैं। अनिल कुमार सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत अच्छी लगी आपसे करने के बाद, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनका यथार्थ रूप हमें 3-4 साल बाद देखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी हाँ, ये थे भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने हमें भारतीय रेलवे का भविष्य